नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज की क्लास में हमें वैदिक काल देखना है। वैदिक संस्कृति भी इसको बोलते हैं। और अभी हमने इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म किया है, यानी उसका भी हम लोगों ने पतन कर चुके हैं। एक चीज को यहाँ पे समझते रहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन जो हो रहा है वो 1750 के आसपास, या फिर ऐसा इसको बोल सकते हैं कि 1800 से 1700 के बीच में, बीसी में हमें सिंधु घाटी सभ्यता का पतन देखने को मिलता है। और ये जो आर्य आएंगे, यानी मुख्य भूमिका वैदिक कल्चर में किनकी रहेगी? आर्यों की। ये जो आर्य आएंगे ये आएंगे 1500 में। जब इनकी कार्बन डेटिंग की जाती है तो पता लगता है कि जो आर्य है ये 1500 बीसी में आएंगे भारत में। अब ये 1500 में आए हैं और ये 1750 में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो चुका है। तो इसके बीच का जो 150 से 200 साल का जो पीरियड है वो बहुत डिस्टर्ब पीरियड है। क्या मैं समझाना चाह रहा हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अंत है, जो पतन है, वो 1750 में हो गया। हमने उसके कारण देखे हैं। क्या वो परिस्थितियां, जो अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां थी, उनमें क्या बदलाव आया होगा, या फिर टेक्टोनिक मूवमेंट से या विवर्तनिक हलचलों से जो नदियां थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो नदियां थी, उनका रास्ता बदला होगा। ऐसे ही कई तमाम हमने कारण देखे। अब इतिहासकारों को जब इसके बीच में ये जो गैप मिल रहा है 150 से 200 साल, इसके बाद 1500 बीसी, यानी वैदिक कल्चर, और मुख्य जो भूमिका निभाएंगे वैदिक कल्चर में वो निभाएंगे आर्य। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो यहां पर भी, और हमने देखा था ना पूर्व में आलमगीरपुर वगैरह और मांडा जैसे क्षेत्रों में और गुजरात में इनका माइग्रेशन हो गया था। किनका? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। उस माइग्रेशन के बाद ये 150 से 200 सालों के बीच में बहुत डिस्टर्बेंस रहता है इतिहासकारों के बीच में। इसीलिए जो पतन के कारण और पतन के बाद जो उनकी सातत्यता और निरंतरता बनी रही वो हमें आर्यों के साथ पता लग रही है। और उससे पहले का काल, यानी 1750 से 1500 के बीच का जो काल है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है हिस्टोरिकली। तो अगर उसका ऐतिहासिक हम देखें, इतिहास हम उसको देखें, तो वो बहुत डिस्टर्ब है। इसीलिए जब आर्य आएंगे तो अब हमें इतिहास जो पढ़ना है 2500 से 1500 तक हमें देखने को मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन 1500 से 600 तक अब हम देखने वाले हैं वैदिक कल्चर। 600 से 300 तक हम लोग देखेंगे मौर्य काल, और उसके बाद मौर्योत्तर काल। ये जो निरंतरता हम देखेंगे, अब जो असली इतिहास है, यानी हमने पाषाण काल देखा, हमने पाषाण काल में विभाजन देखा, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। उसके बाद हमने ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, ताम्र पाषाणिक काल देखा। उसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा 2500 से मोटा मोटी 1500 तक। और 1500 कहने का कारण यही है, जब स्टार्टिंग में बताते हैं कि फिर बहुत कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्ट काल, एग्जैक्ट जो उसका काल है वो 2600 से 1750, लेकिन समझने के क्रम में 2500 से 1500 तक मान के चलते हैं। तो 2600 से 1750। अब ये जो 1750 यहां पे कहीं पे है, इस 1750 के बाद, इस 1750 के बाद यहां पर 150 से 200 साल का डिस्टर्बेंस। उसके बाद 1500 से जो वास्तविक इतिहास है वो शुरू हुआ, यानी वैदिक कल्चर। उसमें वैदिक कल्चर में ऋग वैदिक काल के आर्य, उसके बाद उत्तर वैदिक काल के आर्य, उसके बाद हम लोग मौर्य काल देखेंगे, यानी मगध देखने वाले हम लोग। और थोड़ी 1-2 क्लासेस के बाद हम लोग मगध देखेंगे, महाजनपद हम देखेंगे। तो आज जो हम लोग समझने वाले हैं, आज पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे वैदिक कल्चर का। वैदिक काल में मुख्य ये चीजें देखनी है। वैदिक काल का परिचय हम लोग देखेंगे कि वैदिक काल कब से कब तक है, उसको विभाजन कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग आर्य शब्द देखेंगे कि आर्य शब्द क्या है, आर्य क्यों है। हम लोग को आर्यों का मूल निवास स्थान देखना है, आर्य संस्कृति की विशेषताएं देखनी है, वैदिक साहित्य के स्रोत देखने हैं, वैदिक साहित्य को देखना है, और आर्यों का भौगोलिक विस्तार देखना है।
तो एक चीज आप इसको ऐसे समझिए कि जो वैदिक काल है वो हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांटेंगे। पहले तो 1500 से 600 तक पूरा हम लोग वैदिक काल को बांट रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वैदिक काल का विभाजीकरण है। वैदिक काल को मुख्यतः इतिहासकारों ने दो कालों में बांटा है, दो कालों में, 1500 से 1000, 1000 से 600। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि 1500 से 1000 और 1000 से 600 क्यों बांट रहे हैं? क्या हम इसको पूरे को ही वैदिक काल नहीं बोल सकते थे? बोल सकते थे, लेकिन इस चीज को आप समझते रहिए कि जब भी इतिहास में किसी भी चीज को डिवीजन कर रहे होंगे, किसी भी चीज को बांट रहे होंगे कालों के आधार पे, तो उसको इसलिए बांटा जाता है कि वहां पर कोई भी विशेषता या तो हमें नई प्राप्त हो रही होगी, या कोई विशेषता वहां पर एकदम से इवॉल्व हो रही होगी, या फिर कोई न्यू विशेषता। यानी यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां 1000 में यानी 1000 बीसी में जो वैदिक कल्चर के लोग थे, यानी मुख्यतः आर्य जो थे, वो लोहे की खोज यहां कर लेंगे। क्या कर लेंगे? लोहे की खोज। अतरंजी खेड़ा से लोहे के प्रमाण मिले हैं कि 1000 बीसी के आसपास उन्होंने लोहे के हथियार और लोहे की चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी। और लोहा आप जानते रहिए, देखिए जब मानव ने पत्थर का प्रयोग करना शुरू सबसे पहले करा, उससे पहले वो कैसे भी करके फल, कंद, मूल ये सब खाता था। उसके बाद उसकी जब भूख बढ़ी, जब वो उसने चाहा कि मैं अपने निवास को बढ़ाऊं, उसकी बुद्धि विकसित हुई, तो उसने पत्थरों का प्रयोग शुरू करा। पत्थरों के प्रयोग के साथ ही वहां पे एक विशेषता पाई गई। क्या विशेषता थी? पत्थरों का प्रयोग। और वो जो पत्थरों का प्रयोग कर रहा है वो ही विशेषता होगी कि हम उसको पाषाण काल बोलेंगे, स्टोन एज बोल देंगे। फिर हमें तांबे के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं, तो इसीलिए क्योंकि नई विशेषता आई, तांबे का प्रयोग, कॉपर का यूज हो रहा है, तो हम उसको बोल देंगे कॉपर एज, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। फिर हमें पता लगेगा कि बड़े बड़े नगर प्लान करके बसा रहे हैं, बड़े बड़े नगर प्लान करके बसाना शुरू करा, प्लानिंग करनी शुरू करी। वो सारे तत्व, यानी वो तत्व जो एक नगर में होते हैं, वो सारे तत्व इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले, इसलिए ये उसकी विशेषता थी, इसलिए उसको नगरीय सभ्यता बोले जाने लगा। फिर उन सब तत्वों का खात्मा हुआ, तो वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन बोला गया। ऐसे ही फिर पतन के बाद कुछ ऐसे लोग हमें मिलेंगे जिनकी विशेषता होगी वो कहीं से आ रहे हैं या वहीं के हैं, भारत के, हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझते रहिए कि आर्य कहीं से आए, और जो आर्य आ रहे हैं वो 1500 से 1000 तक उनकी विशेषता अलग है। लेकिन जैसे ही 1000 बीसी के आसपास उन्हें लोहा मिल गया, उनकी विशेषता बदल गई। क्या विशेषता बदल गई? अब उनकी चाहत बढ़ गई अपने राज्य का एक्सपेंड करने की, और जब उन्होंने अपने राज्य को बढ़ाना शुरू करा तो उसी लोहे से वो तलवार बनाएंगे, उन्होंने रथ बनाए, उनके लिए रथ बहुत महत्वपूर्ण हो गए, घोड़े वाले रथ उनके लिए महत्वपूर्ण हो गए। अब वो लोहे का प्रयोग करके अपने राज्य को उन्होंने बढ़ाना शुरू करा, और उन्होंने अपने राज्य को, यानी उत्तर वैदिक काल का जो आर्य पीरियड है, वैदिक कल्चर है, वो हमें कब कहां तक उसका विस्तार मिलता है? देख रहे हो, गंडक नदी, बिहार में जो गंडक नदी है वहां तक उसका विस्तार मिलता है। और जब वैदिक स्रोतों को हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां पर हम ये भी देखेंगे कि वैदिक स्रोतों में हमें इनकी सीमा भी बताई गई, यानी मगध और अंग जो जगह थी वहां इनकी सीमाएं थी, इनके दूरवर्ती क्षेत्र बताए गए हैं। वो अभी हम लोग बस जस्ट देखने वाले। फिलहाल आप इस चीज को समझ लीजिए एक बार कि वैदिक कल्चर को मुख्यतः एक पूरे भाग में बांटा गया है। वैदिक कल्चर 1500 से 600, और उसी वैदिक कल्चर को 1500 से 1000 इसलिए बांटा गया क्योंकि वहां पर हमें जो मुख्य स्रोत प्राप्त हैं, हमें आर्यों के बारे में जो मुख्य बातें प्राप्त हुई हैं वो पता लगी हैं, वो ऋग्वेद से पता लगी है, ऋग्वेद से। और क्योंकि ऋग्वेद से पता लग रही हैं इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं, पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड, मतलब वैदिक पीरियड से पूर्व। और 1000 से 600 हम लोग लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल, क्योंकि इसी काल में हमें जो मुख्य जो साहित्य मिलेंगे वो यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद जो मिलेंगे वो यहां मिलेंगे। इसमें जो हमें मुख्य जो प्राप्त हुआ है साहित्य वो ऋग्वेद है। जब हम ऋग्वेद को पलटेंगे तो ऋग्वेद में बहुत सी बातें ऐसी पता चलेंगी
कि 1500 से 1000 के बीच में जो आर्य थे वो पशु चारक थे, वो पशुओं को चराते थे, वो कृषक समुदाय जैसे थे, और वहां पर समाज मिला। उसके बाद जब उत्तर वैदिक में देखेंगे तो जनपद मिला। हम अभी इसको देखेंगे, एक बार इसकी कंफ्यूजन बहुत रहती है, इसीलिए इसको एक बार क्लियर कर लीजिए कि पूरे वैदिक काल को हमने 1500 से 600 बीसी तक हमें वैदिक काल देखने को मिलेगा। और वैदिक काल में भी दो फेज हैं, ऋग वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल जिसका समय है 1500 बीसी से 1000 बीसी, और लेटर वैदिक काल जिसका समय है 1000 बीसी से 600 तक। और इसको बांटा क्यों गया है? इसको बांटा है क्योंकि 1000 बीसी में लोहा मिलेगा। उससे पहले ये लोग वही अपना तांबा वगैरह और वही कांसे वगैरह से खेती करते रहे होंगे, और जैसे ही यहां पर उनको लोहा मिल जाएगा खेती अच्छी शुरू हो जाएगी, बहुत ज्यादा खेती उगाने लगेगी। इतना अधिशेष इससे पहले के कालों में कभी देखा नहीं गया होगा, इतना अधिशेष करेंगे। और यही अधिशेष जो इनको लीड करेगा एक राज्य बनाने के लिए, एक स्टेट बनाने के लिए, किसी को राजा बनने की चाहत हो जाएगी, क्योंकि अब कृषि अधिशेष इतना हो जाएगा कि उससे पुरोहित कर लेने लगेंगे, उसको टैक्स के रूप में लेने लगेंगे, और जब उसको टैक्स के रूप में लेने लगेंगे लालच बढ़ेगा। ऐसे ही करते करते राजा, साम्राज्य, हम लोग उनको देखने वाले हैं। तो वैदिक काल का परिचय आपने देखा कि वैदिक काल कैसे बांटा गया है। अगला जो है आर्य शब्द, तो आर्य शब्द को लेकर भी बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि आर्य शब्द क्या है। कईयों का मानना है कि आर्य श्रेष्ठ थे, ताकतवर थे, कई लोग उसको नस्ल के रूप में देखते हैं, कई लोग उसको जाति के रूप में देखते हैं, कई लोग उसको प्रजाति के रूप में देखते हैं। ये सब चीजें नहीं है। जो मेन मुख्य बात है वो ये है कि जो आर्य जो थे उनको जो विभाजन किया है या फिर उनको जो अलग मानते हैं वो इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो खास तरह की भाषा बोलते थे, एक खास तरह की वैदिक संस्कृत वो बोला करते थे, और इंडो आर्यन भाषा वो बोला करते थे। इसी वजह से वो अलग थे। और इनकी एक विशेषता ये थी कि वो गौण वर्ण के थे, यानी गोरे थे। और जब वो भारत आ रहे हैं, यानी अभी हम उनका मूल निवास स्थान देखने वाले हैं, तो जब वो भारत आ रहे हैं, एक तो गोरे हैं, लंबे चौड़े हैं, ताकतवर हैं, तो वो अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे। और श्रेष्ठ भी किस पे मानेंगे? अनार्यों पे। अनार्य कौन थे? जो पहले से ही भारत में, यानी पहले से भारत में कुछ लोग रह रहे होंगे। अब ये जब आर्य आएंगे और ये यहां गंगा के पश्चिम वाले एरिया में रहना शुरू करेंगे, पश्चिमी एरिया में गंगा के रहने शुरू करेंगे, तो ये अपने आप को सुपीरियर समझेंगे, श्रेष्ठ समझेंगे। किस आधार पर? पहला कि ये खास तरह की भाषा बोल रहे। मान लीजिए 10-15 हजार लोग रह रहे हैं, उसमें से 20-25 लोग, अगर कुछ, आज भी ऐसा होता है, आप एक पार्टी में जाइए और अगर आप किसी पार्टी में गए, वहां पर हजारों लोग आए हुए हैं, वहां पर 50-60 लोग ऐसे अगर मिल गए, वो एक खास किस्म की भाषा बोल रहे हैं, सबका ध्यान उन पर जाएगा। हो सकता है उनसे प्रभावित भी हो जाए। अगर वो अंग्रेजी बोल रहे तब तो लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। तो ऐसे ही आर्य लोग थे, वो एक विशेष भाषा बोला करते थे और वो श्रेष्ठ थे। किन पर श्रेष्ठ थे? गैर आर्यों पर। उन्होंने ही आगे चलकर अपनी श्रेष्ठता को और ज्यादा हावी करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि आगे चलकर वो अपनी श्रेष्ठता को और ज्यादा हावी करेंगे। किन पर? गैर आर्यों पर। और ऋग वैदिक काल के अंतिम चरण में, यानी जब 1000 बीसी के आसपास ऋग वैदिक काल खत्म हो रहा होगा, हमें वहां पर ऐसे प्रमाण मिलेंगे कि वहां पर वर्ण सिस्टम आ चुका था, वर्ण व्यवस्था वहां देखने को मिलेगी। अभी हम देखने वाले उस चीज को। फिलहाल इस चीज को समझिए कि पहली चीज भाषा के आधार पर अलग थे, दूसरा गौण वर्ग, गोरे थे, लंबे चौड़े, हट्टे कट्टे थे। अगला हमें देखना है उनका मूल निवास स्थान। अब उनका मूल निवास स्थान जो है, इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, बहुत ज्यादा मत है। तो इसको ऐसे समझिए कि जो इनका मूल निवास स्थान था, इसको लेकर दो मत हैं। क्या मत है? दो। पहला, ये बाहर से आए, दूसरा यहीं के थे। तो जो वो इतिहासकार बोलते हैं यहीं के हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, लगभग
5 से 10% इतिहासकार मानते हैं कि वो यहीं के थे, लेकिन 90 से 95% इतिहासकार मानते हैं कि वो बाहर से आए थे। और बाहर भी कहां से? कुछ का मानना है मध्य एशिया, कुछ का मानना है तिब्बत, कुछ का मानना है आर्कटिक क्षेत्र से, और कुछ का मानना है रूस से। अब इसमें भी जो इतिहासकार है, तिब्बत से जो इतिहासकार मानते हैं उनका नाम है दयानंद, आर्कटिक क्षेत्र से तिलक। अब मध्य एशिया जो है ये एक सर्वमान्य मत है। मध्य एशिया जो है एक सर्वमान्य मत है, वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर इतिहासकार जो है वो मानते हैं मध्य एशिया। और इसमें भी मैक्स मुलर जो है, मैक्स मुलर बहुत बड़ा ही उनकी इसमें खोज है। क्यों? क्योंकि मैक्स मुलर ने ईरान का जो धार्मिक ग्रंथ है जैन नवेस्ता, उसको आधार बनाकर और भारत में 1500 से 1000 बीसी के बीच में ऋग्वेद, इसको आधार बनाकर इन दोनों की स्टडी करी। और इन दोनों के बेसिस पर भी ही उन्होंने बताया कि जो मध्य एशिया से ये आर्य चले, यूरोप गए और ईरान गए, कई जगह पे गए, और जो ईरान वाली शाखा थी यही चलकर भारत में आई। कौन सी शाखा? ईरान वाली। और ईरान वाली शाखा आकर इधर गंगा के पश्चिमी एरिया में बस गई, गंगा के पश्चिमी एरिया में बस गई। तो एक चीज को आप फिर से अच्छे से समझिए कि मूल निवास स्थान जो था, 95% इतिहासकार बोलते हैं कि बाहर से आए थे, 5% इतिहासकार बोलते हैं यहीं के थे, वो देसी थे। और कुछ इतिहासकार इसके तर्क भी देंगे कि वो ब्रह्मवर्ती थे, वो मध्य देश के थे। और जो इतिहासकार बोलते हैं कि वो बाहर से आए थे, उसमें भी कई मत है। पहला मध्य एशिया से आए थे, तिब्बत से आए थे, आर्कटिक से आए थे, रूस से आए थे। मध्य एशिया वाला जो मत है वो सर्वमान्य है, क्योंकि मैक्स मुलर ने जो जैन अवस्था है उसको ऋग्वेद की भाषा से कई शब्द समान शब्द मिले हैं। और मध्य एशिया में भी जो घास का मैदान है वहां से ये आए। कहा? यूरोप, तुर्की, ईरान, और ईरान की ही एक शाखा भारत में आई। और ये जो इनकी संस्कृति और इनकी विशेषता थी कि पहला, ये पशुचारी समाज के थे, जनजातीय थे, कबीलाई थे, और लंबे चौड़े थे, गोरे थे। इनका जो मुख्य जो खासियत थी वो ये कि तिल्ली वाले पहिए ये प्रयोग करते थे। आप इसको देखिए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में और ताम्रपाषाणिक लोग जो पहिया यूज कर रहे हैं वो एकदम ठोस पहिया होता था, बस उसमें यहाँ गड्ढा कर देते थे और ठोस। लेकिन बाद में जब आर्य आएंगे तो ये तीली वाले पहिए, यानी पहली चीज तो ये कि इसकी ताकत यानी पहिया की मजबूती बढ़ गई। तो इनमें इतनी विभिन्न इनकी ये विशेषता थी, तीली वाला पहिया। और ये भाषाई विशेषता रखते थे, यानी इन्होंने, इनके पास एक अलग चीज जो थी वो थी इनकी भाषा। और भाषा के ही आधार पर ये बाद में यहाँ के लोकल लोगों को इन्होंने हराया, उनको दास बनाया और शूद्र की तरह उन्हें इस प्रथा में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? शूद्र की तरह। उसके बाद वैदिक काल के हमें स्रोत देखने हैं, तो वैदिक काल के जो स्रोत हैं वो मुख्यतः वैदिक साहित्य है, मुख्यतः वैदिक साहित्य है और पुरातात्विक स्रोत हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग पुरातात्विक स्रोतों को देख लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत में भी मृतभांड और अभिलेख मुख्य हैं। और अभिलेखों में हालांकि भारत से तो कोई भी अभिलेख नहीं मिला है, लेकिन बोगस कोई अभिलेख, जो एशिया माइनर का अभिलेख है, टर्की का अभिलेख है, बोगस कोई अभिलेख कहाँ का है? एशिया माइनर का, टर्की का। और इसका काल जो है वो ऋग्वैदिक काल ही है। इस अभिलेख में कुछ महत्वपूर्ण वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का जिक्र मिलता है। और ये महत्वपूर्ण है कि ऋग वैदिक काल का जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरा देवता था यानी अग्नि, पहला महत्वपूर्ण देवता इंद्र, दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि। तो इंद्र का वर्णन तो मिलता है लेकिन अग्नि का वर्णन यहां नहीं मिलता। अब हमें और अभिलेख मिले हैं, वो कस्सी का अभिलेख मिला है, मितन्नी का अभिलेख मिला है। ये वही अभिलेख है जो हम
हमने देखा था ना, मेसोपोटामिया वो फर्टाइल क्रिसेंट वाला क्षेत्र था, सुमेर, अक्कद, बेबीलोन, वहां के कुछ राजवंश के ये अभिलेख है, वहां के कबीलाई कुछ राजवंश थे, वहां के ये अभिलेख है। उसके बाद पुरातात्विक स्रोतों में मृदभांड मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसमें ऋग्वैदिक काल में ऑक्रे कलर्ड पोट्री यानी गेरू वर्णी मृदभांड मिलेगा, और लेटर वैदिक उत्तर वैदिक काल में हमें पेंटेड ग्रेवियर चित्रित धूसर मृदभांड मिलेगा। और उसके बाद जस्ट हम लोग पोस्ट वैदिक काल पढ़ेंगे, उसमें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेरी उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड मिलेंगे। ये तीनों मृदभांड हर हमें वैदिक कल्चर के बारे में जानकारी देते हैं। अगली चीज, वेदों के अन्य नाम। तो वेदों को आपको ऐसे जानना है कि जो आप वेद पढ़ते हैं वो बेसिकली वेद न होकर संहिता होती है। क्या? वेद न होकर संहिता। वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है विद, मतलब जानना, टू नो, नो टू नो यानी जानना। और वेद जो होते हैं वो श्रुति किस्म के होते हैं, श्रुति साहित्य यानी ऐसे वेद जो सुनकर उनका ज्ञान हमें अगली पीढ़ी दर पीढ़ी हमें देना होता है। अपौरुषीय होते हैं, नित्य होते हैं, यानी वेद कैसे होते हैं? श्रुति किस्म के होते हैं, यानी इन्हें श्रुति साहित्य बोलते हैं। ये सुनकर आगे पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होते हैं। अपौरुषीय होते हैं, यानी किसी पुरुष द्वारा रचित नहीं होते, ईश्वर के वचन इनको माना जाता है। बाद में कुछ लोग इनको कंपाइल करते हैं, कुछ लोग इनको एक जगह इकट्ठा करके लिखते हैं। ये नित्य होते हैं, अनादि होते हैं, इनका कोई अंत नहीं होता, यानी इनकी ना शुरुआत है ना इनका अंत है। वैदिक साहित्य जो होते हैं इनको आप ऐसे समझिए कि वैदिक साहित्य के साथ साथ कई साहित्य उत्पन्न हुए। क्या? वेद के ही साथ साथ कई साहित्य उत्पन्न हुए, यानी ऋग्वेद जो होगा उसके ब्राह्मण होंगे, उसके अरण्यक होंगे, उसके उपनिषद होंगे। यानी क्या मैं समझाना चाह रहा हूं कि वेद से ही, वेद के ही जो वेद आप बोलते हैं वेद, वो वेद वास्तव में संहिता होता है। क्या होता है? संहिता। और ये पोएट्री फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? पोएट्री फॉर्म में। और संहिता को सरलीकृत करने के लिए ब्राह्मण जो है गद्य में लिखे गए। क्या करा गया? जो ये संहिता है यानी जिसको आप वेद बोलते हैं, ये संहिता जो होती है बहुत ऐसी भाषा में होती है कि इसको कोई भी पढ़कर आसानी से समझ नहीं सकता, क्योंकि पोएट्री फॉर्म में होती है। इसी पोएट्री फॉर्म को इजी वे में करके ब्राह्मण लिखा गया, और ब्राह्मण जो है वो गद्य में होता है। गद्य मतलब कहानी के रूप में होता है, और इसकी रचना गद्य के रूप में इसलिए करी गई, सिंपली फॉर्म में इसलिए करी गई ताकि जनता इसे इजीली, यानी आम लोग इसे इजीली समझ सके, इजीली पढ़ सके। और जो अरण्यक होता है, अरण्यक जो होता है वो संहिता के कर्म कांडों का दार्शनिक व्याख्या अरण्यक में होती है। यानी क्या? संहिता पोएट्री फॉर्म में होती है, संहिता में कई सारी चीजें लिखी होती है। क्या होता है बेसिकली ऋग्वेद में? जैसे ऋग्वेद एक संहिता है। क्या है? ऋग्वेद एक संहिता, इसी को वेद बोलते हैं। अब इन वेदों के आसपास यानी इसी समय में कई सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। क्या डेवलप हो रहा है? हम ब्राह्मण को देख रहे हैं, अरण्यक को देख रहे हैं, उपनिषदों को देख रहे हैं। तो ये जो अरण्यक, ये जो संहिता होती है, संहिता में पोएट्री होती है। इसका सिंप्लीफिकेशन कहां पर किया गया? ब्राह्मण में। और संहिता में ही यानी उस वेद में ही कुछ कर्मकांड होंगे, उन कर्मकांड की दार्शनिक व्याख्या कि ये कर्मकांड किससे जुड़ा है। जैसे एक कर्मकांड कि यज्ञ जब भी किया जाएगा तो बेसिकली मतलब ज्यादातर आग के साथ यज्ञ किया जाता है। आग लगी होगी और उसके आसपास कुछ लोग बैठेंगे तब यज्ञ करेंगे। इसकी दार्शनिक व्याख्या किसकी? इस कर्म कांड की दार्शनिक व्याख्या अरण्यक में होती थी। संहिता की, जो संहिता में कुछ श्लोक लिखे हैं कि ये कर्म कांड है, और उस कर्म कांड की दार्शनिक व्याख्या कहां हो रही है? अरण्यक में हो रही है। तो जैसे ऋग्वेद एक संहिता, ऋग्वेद संहिता, इसमें क्या था? देवताओं के लिए श्लोक, प्रेयर्स
यानी मंत्र थे उसमें। और उसके बाद यजुर्वेद जो थी उसमें कर्म कांड थे, यज्ञ थी, आहुति कैसे देनी है, ये सब चीजें थी। यानी इसका अरण्यक के अगर हम देखेंगे यजुर्वेद का अरण्यक, तो उसमें हमें दार्शनिक व्याख्या मिलेगी यज्ञों की, आहुतियों की। और सामवेद में प्रेयर्स और मंत्र जो थे उनको म्यूजिकल फॉर्म में लिखा गया। और ये तीनों जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तो धार्मिक है, लेकिन बाद में अर्थवेद जो है उसमें आम जनता, यानी उसमें पारलौकिक चीजें ना होकर, पारलौकिक बातें ना होकर, लौकिक बातें यानी औषधि, जादू टोना, आम जनता से रिलेटेड उसमें बातें देखने को मिलती है। तो वेदों को आप जानते रहिए कि वेद जो होता है वो ही संहिता होते हैं। वेदों के चारों ओर कई चीजें डेवलप हुई, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक। ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद पोएट्री फॉर्म में है, और यजुर्वेद जो है वो पद्य और गद्य दोनों में है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को ट्राई ऑफ वेदा यानी वेद त्रयी भी बोला जाता है, क्योंकि ये तीनों एक साथ डेवलप हो रहे हैं। ये तीनों में मतलब बेसिकली धार्मिक चीजें थी, इसीलिए। अगला उपनिषद। तो उपनिषद जो होते हैं, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास या गुरु के पास नीचे बैठना, जिसका अर्थ ये हुआ कि जब लोग या गुरुकुल में कुछ बच्चे वहां जाते होंगे और गुरु के पास नीचे बैठकर सीखते थे, तो गुरु उनको उपनिषदों से सिखाते थे। वैदिक साहित्य जो थे, पहला वेद यानी संहिता, उसी का ब्राह्मण होता है, उसी का अरण्यक और उपनिषद होता है। अगली चीज आप ये जानते रहिए कि ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल हैं, यानी 10 भाग हैं, और 2 से लेकर 7 जो है वो सबसे प्राचीन है। 1, 8, 9, 10 बाद में जोड़े गए। और जो इसमें जो भाग हैं, हर भाग में श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं, उक्तियां होती हैं, सुंदर सुंदर वचन होते हैं। और लगभग 10 इसमें पूरे मंडल हैं, 10 भाग हैं। 1028 इसमें श्लोक हैं और 1580 इसमें सूक्त हैं। और आप ये जानते रहिए जो पुरुष सूक्त है, यही पुरुष सूक्त हमें आखिरी समय में मिल रहा है, यानी 1500 से 1000 और 600 में जब हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे कहीं हमें पुरुष सूक्त के साक्ष्य मिलते हैं। जब हम ऋग्वेद पढ़ेंगे तो पुरुष सूक्त लगभग 1000 बीसी से, जब यहाँ 1000 बीसी के आसपास को हमें मिलता है। और ऋग्वेद के इसी अंतिम चरण में चारों वर्णों का एक साथ उल्लेख मिलता है। अब यहां पर इस चीज को आप जानते रहिए, यहां जाति व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिल रहा है। ऋग्वेद में जाति व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिल रहा है, हमें चारों वर्ण देखने को मिल रहे हैं। पुरोहित वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। और ये जो वर्ण है ये हमें देखने को मिलेंगे अपने काम के बेसिस पर। क्या मैं कह रहा हूं, 1500 से 1000 बीसी तक जो वर्ण व्यवस्था हमें देखने को यहां मिलेगी वो काम के बेसिस पे देखने को मिलेगी, यानी उनका जो काम होगा उस पर। और लगभग ऐसा ही कुछ हमें 1000 से 600 में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ धीरे 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 बहुत ज्यादा रिजिट होती चली जाएगी। और आगे चलकर पैदाइश यानी जन्म आधार बन जाएगा किसका, वर्ण का। और वही आगे चलते चलते जाति व्यवस्था में तब्दील हो रही है धीरे धीरे। तो यही जो ऋग्वेद का आखिरी समय होगा, हमें इसके पुरुष सूक्त में अंतिम चरण में वर्णों की व्याख्या मिल रही है। तो वो जाति व्यवस्था नहीं है जिसको हम समझते रहते हैं। अब कुछ उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। उपनिषद हालांकि बहुत हैं, लेकिन महत्वपूर्ण उपनिषद वही हैं जिन पे आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा, यानी अपनी कमेंट्री लिखी। और उनकी जो कमेंट्री थी, उनका भाष्य था, वो बहुत सरलीकृत लिखा। तो छांदोग्य एक उपनिषद है जिसमें प्राचीनतम व महत्वपूर्ण उसे माना जाता है। सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख यही मिलता है। आश्रम व्यवस्था के यहाँ पे 3 भाग बताए गए, यानी ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ यहाँ पर बताया गया। संन्यास उसमें बाद में जोड़ा जाएगा, जो कि जाबल उपनिषद में जोड़ा जाएगा। उसके बाद उछालक, आरुणी व श्वेत केतु संवाद इसमें है। सत्यकाम, जाबल कथा इसमें है।
वृहदा अरण्यक, उसमें याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद बहुत महत्वपूर्ण है, हम देखेंगे आने वाले समय में। जाबाल उपनिषद, श्वेताश्वर, कठ, मुंडक, तैत्तिरीय, ईश, और ऋग्वेद, अर्थवेद, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, इनको भी आप जानते रहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और इसको पढ़ लीजिएगा कि ये क्या है, गूगल से और कहीं भी पढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इनका हम प्रयोग करेंगे आने वाली क्लासेस में पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि वैदिक साहित्य से हमें क्या क्या सहायता मिलती है, क्या क्या हमें कहाँ कहाँ पर लिखित मिलता है, इसलिए इसका प्रयोग होगा। अब हमें भौगोलिक विस्तार देखना है, तो भौगोलिक विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही है कि 1500 से 1000 तक उनका भौगोलिक जो स्थान है वो अलग रहेगा, और 1000 से 600 बीसी तक उनका स्थान अलग रहेगा। तो ये आप समझते रहिए भारत। और इसमें जब मुख्यतः सप्त सैंधव क्षेत्र, यानी सप्त सैंधव क्षेत्र वो जो सिंधु नदी की सहायक नदियां थी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास और गंगा, यमुना, साथ में कहीं कहीं पे सरस्वती का भी जिक्र मिलता है। तो ये जो सप्त सैंधव क्षेत्र बोलते हैं, सप्त सैंधव क्षेत्र, ये सप्त सैंधव क्षेत्र यही वाला है, 7 नदियों वाला क्षेत्र, ये वाला। और यहां पर ये तो उनका पूरा विस्तार हो गया, और यहां पर यमुना, गंगा दोनों, और गंगा के पश्चिम तक, यानी हमें यमुना का जिक्र मिलता है, हमें गंगा का जिक्र मिलता है, लेकिन क्योंकि गंगा का जिक्र कम मिल रहा है, यमुना का जिक्र ज्यादा मिल रहा है, तो इसको ऐसा मानते थे कि ये गंगा के पश्चिमी तट तक, यानी गंगा के पश्चिमी भाग तक सीमित थे। सप्त सैंधव क्षेत्र का बार बार हमें जिक्र मिलेगा। अफगानिस्तान की कुछ नदियों का जिक्र मिल रहा है, अफगानिस्तान की कुछ नदियों का जिक्र मिल रहा है, पंजाब, हरियाणा वाले क्षेत्र का जिक्र यहां बार बार मिल रहा है। जब ऋग्वेद को पलटेंगे तो ये सप्त सैंधव क्षेत्र, ये अफगानिस्तान की नदियां और ये पंजाब हरियाणा का जिक्र बार बार आ रहा है, और यमुना और गंगा का भी जिक्र आया है, लेकिन क्योंकि यमुना का जिक्र ज्यादा आया इसीलिए मानते थे कि उनका जो स्थान था वो यहां था। और तो और हिमालय की कुछ चोटियों का भी जिक्र आएगा। लेकिन 1000 बीसी में जैसे ही ये आर्य लोहे की खोज कर लेंगे, एकाएक इनका विस्तार शुरू हो गया। यानी ऋग्वेद के बाद जब हम और वेदों को, उन संहिता को पढ़ेंगे, जब हम और साहित्य को पढ़ते हैं, तो पता लगा कि ये गंडक नदी जो थी उसके इस पश्चिम तक ये बस चुके थे, और अंग, मगध, इनके दूरवर्ती सीमित क्षेत्र बताया गया, सीमा बताया गया। और एक कथा आपने सुनी होगी, विदेत माधव की कथा, जो कि एक साहित्यिक साक्ष्य है। ये विदेत माधव जो था, इसके मुंह से एक अग्नि निकली, वैश्वानर अग्नि, और ये वैश्वानर अग्नि जो थी ये सारे जंगलों को, यानी ये पहले, ये आप समझ रहे हैं ना कौन सा क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र है जहां पर बड़े बड़े जंगल होंगे। ये पूरा जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ बड़े बड़े जंगल पाए जाएंगे। यूपी, उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर बिहार वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े बड़े जंगल पाए जाएंगे। तो क्योंकि इनके पास सीमित संसाधन थे पहले, तो इनकी जो रहन थी, बसर थी, वो यहीं तक थी। लेकिन एकदम इनको जैसे ही लोहा मिल गया, तो ये जो विदेत माधव की कथा है ये यही कहनी चाहती है, कहने का इसका तात्पर्य यही है कि उनको एकदम से ऐसी चीज मिल गई। अब इसको आप धार्मिक उससे जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं जितना समझ पाया हूं वो मैं यही समझ पाया हूं कि विदेत माधव की कथा यहां पर इसलिए बताई गई है, या इसलिए है कि वो जो वहां पर जो मकसद है वो बताने का ये है कि एक ऐसी अग्नि या वो लोहा मिल गया, वो लोहा ऐसा ही था। आज भी लोहे के बिना कोई अलॉय नहीं बन पाता, या लोहे के बिना कोई भी चीज, बिल्डिंग तक नहीं बन पाती है। तो लोहा बहुत महत्वपूर्ण था, वो भी उसको आप इक्वल्स टू अग्नि देखिए। तो वो विदेत माधव के मुंह से जो वैश्वानर अग्नि निकली वो ही लोहा है, और उस लोहे के कारण उस अग्नि ने पूरा वो लोहा जलता, यानी लोहे का प्रयोग होता रहा, वो अग्नि जलाती चली गई, और वो अग्नि जाकर कहां रुक रही है, गंडक पर। और क्योंकि यहां नदी आ गई,
नहीं तो वो और भी आगे जाते। तो इन्होंने इस पूरे एरिया को साफ किया, मतलब पूरे एरिया को नहीं, लिमिटेड एरिया को साफ किया। फिर धीरे धीरे कई 100 सालों का प्रोसेस है, आप समझ ही रहे हैं, 1000 से 600, तो मोटा मोटी लगभग 400 साल। तो 400 साल कम नहीं होते, 10 साल में आदमी कैसे क्या कर लेता है। तो 400 सालों का समय लगभग मोटा मोटी इनको लगा वो पूरा क्षेत्र इनको बनाने में। तो गंडक नदी सदा नीरा पर जाकर ये माधव, जो विदेद माधव की जो अग्नि निकली थी, वैश्वानर अग्नि, ये वहां पर जाकर रुकी और इनके विस्तार का कारण यही है। तो दो कारण है, पहला पुरातात्विक साक्ष्य क्या है भौगोलिक विस्तार का, वो लोहा, और साहित्यिक साक्ष्य जो है वो विदेद माधव की कथा से हमें पता चलता है, जो कि विस्तार का कारण बनी। और ऋग वैदिक वाले जो आर्य थे वो गंगा के पश्चिमी तट तक ही रहते थे, सप्त सैंधव वाले क्षेत्र में रहते थे, और जो लेटर वैदिक वाले थे वो आगे, यानी भौगोलिक विस्तार जो था ऋग वैदिक काल में और लेटर वैदिक काल में हम लोग देख लेते हैं। तो ऋग वैदिक काल में आर्य लोग कहाँ रहते थे, अफगानिस्तान में रहते थे, सप्त सैंधव क्षेत्र पाकिस्तान में रहते थे, पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में रहते थे, जिसे ब्रह्मवर्त भी बोला जाता है। और रहने के साक्ष्य क्या मिलते हैं, यानी अफगानिस्तान में रहते थे, सप्त सैंधव क्षेत्र में रह रहे हैं, पंजाब क्षेत्र में रह रहे हैं, हरियाणा में रह रहे हैं, इसके क्या प्रमाण मिलते हैं। तो अफगानिस्तान की नदियों के साक्ष्य मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं, इस ऋग्वेद में कुंभा, कुमु, गोमती, सुवास्तु, ये नदियों के नाम मिलते हैं। और सप्त सैंधव क्षेत्र में जो मिलता है, यानी ऋग्वेद में ही सप्त सैंधव क्षेत्र में मिलता है, उसमें सिंधु नदी का नाम बहुत बार आया है, सरस्वती का नाम बहुत बार आया, इसे सबसे पवित्र माना जाता था। सतोत्री का नाम बहुत बार आया जो कि सतलज थी, परुषणी का नाम रावी, अस्कनी जो चेनाब, वितस्ता, झेलम, बिपाशा, ब्यास। गंगा का जिक्र एक बार और यमुना का जिक्र 3 बार। तो इतिहासकार जो है वो इसका जो मतलब निकालते वो निकालते कि यमुना का जिक्र 3 बार आया, यानी ये यमुना से परिचित थे। यमुना से परिचित थे, मैं पहले आपको बताया ना कि यमुना का जिक्र नाम बार बार आ रहा है, यानी यमुना से परिचित थे। और गंगा का नाम एक बार आएगा तो गंगा से परिचित नहीं थे। हो सकता है इक्का दुक्का लोग वहां गए हों, कुछ लोग समूह बना के गए हों, लौट ना पाए हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, क्योंकि इतिहास जो है वो शायद होता है। अगर प्रमाण कुछ और मिल जाएंगे तो इतिहास बदल जाएगा पूरा का पूरा। तो फिलहाल इसको ऐसे समझिए कि यमुना का जिक्र 3 बार आता है, यानी यमुना से परिचित थे। और गंगा के पश्चिमी क्षेत्र में, क्योंकि ये यमुना है तो गंगा के पश्चिमी क्षेत्र तक ये सीमित थे। कौन, ऋग वैदिक आर्यंस, ऋग्वेद काल वाले आर्यन। और इसमें हिमालय के कई पर्वतों का जिक्र है, कई चोटियों का जिक्र है, जिसमें मुजवंत का जिक्र आया है और पश्चिमी हिमालय का जिक्र भी आया है। लेटर वैदिक जो है, यानी भौगोलिक विस्तार में हमने ऋग्वैदिक काल का देखा, और उत्तर वैदिक काल का अब हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या हमें पता चलता है कि उनका भौगोलिक विस्तार कहां तक था। तो लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक में विस्तार जो था इनका गंगा के पश्चिमी तट से लेकर गंडक नदी बिहार में जो है, दक्षिण में विंध्याचल यानी साउथ में विंध्याचल तक, और गंगा नदी से, गंगा के पश्चिम तट से लेकर गंडक नदी, यानी अब ये यहां से लेकर पूरा यहां तक, पूरा यहां बस चुके हैं, क्योंकि लोहे की वजह से ये साफ करते हुए चले गए जंगल और आगे बढ़ते चले गए। साहित्यिक साक्ष्य इसके मिलते हैं सतपथ ब्राह्मण में। विदेद माधव की कथा अभी हमने देख ली है, विदेद माधव की कथा क्या है, सतपथ ब्राह्मण में विदेद माधव की कथा मिलती है। उत्तर वैदिक साहित्यों के कई उल्लेख हैं, जैसे नदी का जिक्र है उत्तर वैदिक साहित्यों में, गंडक नदी का जिक्र है, रेवा नदी का जिक्र है, और गंगा यमुना दोआब का जिक्र है। कई पर्वतों का जिक्र है, पूर्वी हिमालय का जैसे मेनाक, कोच, विंध्याचल पर्वत का जिक्र है। और वैदिक साहित्यों में अंग तथा मगध का जिक्र है, जो दूरवर्ती प्रदेश के रूप में जाना जाता था, और आर्य संस्कृति के बाहर के ये क्षेत्र थे, अथवा आर्य संस्कृति को ना मानने वाले लोग थे। यानी यहाँ पर जो मगध और अंग मिलेंगे वो क्या है, वो ऐसे क्षेत्र हैं जो आर्य संस्कृति को नहीं मानते, आर्य संस्कृति से अलग लोग थे। तो इससे इनकी सीमा पता लगती है कि ये सीमित थे। कौन, वैदिक आर्यंस, उत्तर वैदिक आर्यंस कहां तक सीमित थे, अंग मगध को ये बता रहे हैं
कि वो दूरवर्ती क्षेत्र थे और गंडक जो था यहां तक इनकी सीमा थी। पुरातात्विक साक्ष्य मुख्यतः लोहा ही इसमें रहेगा। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि मुख्यतः जो पुरातात्विक स्रोत है वैदिक कल्चर को जानने का और वैदिक कल्चर में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं वो लोग जो ऐसा माना जाता है मध्य एशिया से ईरान आए और ईरान से ही उन लोगों की एक शाखा भारत में प्रवेश करती है और भारत में भी मुख्यतः सप्त सेंधा वाले क्षेत्र में, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में और पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में वो शाखा प्रवेश करती है जिनको आर्य बोला जाता था। उनकी विशेषता थी कि पहली वो एक खास किस्म की भाषा बोलते थे, वो एक ऐसी भाषा बोलते थे जो यहां नहीं बोली जा रही थी। पहले से मौजूद लोग यानी जिन्हें गैर आर्य बोलेंगे वो उस भाषा को नहीं बोल रहे थे। दूसरा, वो गौण वर्ग के थे यानी गोरे थे और लंबे चौड़े थे, ताकतवर लोग थे, लोहे का प्रयोग वो अच्छे से जानते थे। ये उनकी विशेषता हो गई। ये ऋग्वैदिक आर्यंस थे, ऋग्वेद के आर्यंस थे, ऋग्वेद काल के आर्यन थे, यानी 1500 से 1000 बीसी में जो आर्यन मिल रहे हैं वो इन आर्यंस की बात यहां पे हो रही है। उसके बाद गंगा के बाद यानी गंडक नदी से पहले तक भी उन्होंने अपने विस्तार को बढ़ाया, जो कि हमें उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है। और उत्तर वैदिक साहित्य में भी लोहा एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य है। लेकिन उत्तर वैदिक साहित्य से हमें पता लगता है, जैसे विदेह माधव की कथा और अन्य स्रोतों से हमें यह पता चलता है कि जो उत्तर वैदिक काल के जो आर्यंस थे उनका विस्तार कहां तक हो चुका था, दक्षिण में विंध्याचल तक और गंगा के पश्चिमी क्षेत्र से लेकर गंडक नदी तक, और अंग मगध जो थी उनको दूरवर्ती क्षेत्र बताया गया है। तो हमने इसका भौगोलिक विस्तार देख लिया, हमने विशेषताएं देख ली आर्यों की, हमने ये देख लिया कि आर्य कहां से आए, हमने ये भी देखा कि कौन इतिहासकार क्या बोलते हैं। जैसे तिब्बत से दयानंद सरस्वती बोलते हैं, तिलक बोलते हैं कि वो आर्कटिक क्षेत्र समझते होंगे आप, ये वाला नॉर्थ पोल भी इसको बोलते हैं, ये आर्कटिक या अंटार्कटिक। तो नॉर्थ पोल से तिलक बोलते हैं कि नॉर्थ पोल से आए थे। तो रूस से भी कई इतिहासकार बोलते हैं। और जो सबसे सर्वमान्य मत है वो है मध्य एशिया वाला, कि मध्य एशिया की जो थे वो वहां से ईरान आया और ईरान की एक शाखा हमारे भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद हमने आर्य शब्द देख लिया कि आर्यों की मुख्य विशेषताएं क्या थी, ये हमने देख लिया आज। अब हम अगले चरण में, अगली क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आर्यों का जो सामाजिककरण था, उनका राजनीतिक, उनका धर्म, हम इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।